ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MNA हजरात हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरा हक़ है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक़ है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा, और जहाँ वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है, और ये हमारी तारीख गवाह है। आप मुल्तान के किसी भी अवाम से पूछ लें, मुल्तान की अवाम से कि क्या हमारा ख़ानदान ने कभी ज़िंदगी में वोट को ख़रीदने की कोशिश की है, या किसी के ऊपर पर्चे का या खौफ का या किसी चीज़ का वोट मांगा हो। हमने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का और ज़मीर का वोट मांगा है, और वही वोट मैं मांग रहा था उन मेंबरान से, और उनसे मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, और हम हफीज़ शेख, जो हमें 2.5 साल से हमारा नाम भी नहीं जानता, 2.5 साल से हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, वो हमें दफ्तर में नहीं घुसने देता अपने, तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो एक दो नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पे एतमाद किया, गिलानी साहब पे एतमाद किया, और आप वोट देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हम तो अपना वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप का वोट, क्योंकि वोट आपका हक है, एक आईनी हक है आपका, कि आप अपने वोट को आर्टिकल 226 के तहत आप अपने वोट को सीक्रेट रख सकते हैं, और आपकी अपनी मर्जी है आप जिसको वोट देना चाहें। अगर वो आपके वोट को, आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें, तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं, और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज़ शेख को जाएगा, ना वो हमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है, और मैं अभी भी दोबारा मैं इस बात को दोहराऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि इमरान खान साहब 2-3 दिन से असम्बली के अंदर बैठे हैं, और अपने अपने मेंबरान से मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनको वो इज़्ज़त, वो ड्यू इज़्ज़त जो उनकी बनती है, वो उनको अब मिल रही है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल सीट से सेनेट की इस्लामाबाद से दरख्वास्त दी। उसकी वजह से आज पार्लियामान को भी इज़्ज़त मिल रही है, पार्लियामेंटेरियंस को भी इज़्ज़त मिल रही है, और उनकी सुनवाई हो रही है। मैं साथ साथ हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि वोट हर इंसान का, हर मेंबर का, उसका अपना एक बुनियादी हक है, और वही आपने आज देखा सिंध असम्बली में क्या हुआ। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं PTI से, और ज़मीर का वोट देना चाहते हैं, आज उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ असम्बली के अंदर। उनको मारा गया, गबोल साहब को, अबड़ो साहब को। क्यों? ये PTI की रवायत है कि वो अपने मेंबरान को समझते हैं कि वो कोई जानवर हैं, या कोई वो रेवड़ हैं कि वो उनकी कोई मंडी लगी हो। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई ख़रीदो फ़रोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की है उनसे। कोई वीडियो नहीं है। उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैंने उन सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने वोट डालना है, और हमने वोट, अगर हमारा वोट, वो हमें निशान ज़्यादा वोट देंगे फिर क्या करना है, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने उसमें कौन सा गलत काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारी कैंपेन को रोकने की कोशिश है, क्योंकि हुकूमत तो बुखला चुकी है। हुकूमत पिछले 1 हफ्ते से आपके सामने है कि वो किस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है, और किस तरह की जो सिंध में किया, कराची में, और आज जो वो बुखलाहट का शिकार
टीवी पे बैठे हुए बयानात दे रहे हैं, उनसे उनके चेहरों से उनकी जो डिफीट है, जो शिकस्त है, वो अयां है। तो इंशाअल्लाह ताला कल का जो सूरज होगा वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का होगा। और इसके साथ साथ मैं अदी शाजिया मरी साहबा को गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो कह सकती हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जिस तरीके से अली हैदर ने बयान किया कि एक वीडियो जो है वो सरफेस की और उसके हवाले से वो खसियानी बिल्लियाँ जो कल से मुख्तलिफ खंबे नोच रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, और फिर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़े से, तो वो खसियानी बिल्लियाँ जो हैं इस वीडियो के सरफेस होने के बाद एक बार फिर जिस तरीके का रवैया अख्तियार कर रही हैं वो इस बात की अलामत है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत को ये नज़र आ गया है कि जिस IMF के नुमाइंदे को उन्होंने एक जमहूरी अवामी वज़ीर आज़म के सामने खड़ा किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। और सिर्फ वो कैंडिडेट, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी कैबिनेट का हिस्सा रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ पर उनको काम करना था और उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त उस शख्स की हालत ये है, जो आप मीडिया के साथियों ने भी कवर की, कि जिन दिनों में 200 रुपए किलो टमाटर बाजार में बिक रहे थे, यही IMF के इस वक्त जो कैंडिडेट हैं हुकूमती जमात के, उन्होंने कहा जी कहाँ 200 रुपए किलो बिक रहा है, वो तो 17 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। जिस शख्स को पाकिस्तान की आवाम की ये तकलीफ नहीं पता, जिस शख्स को ये नहीं पता कि रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से एक मुतवस्सत तबके के घराने का क्या हाल होना है, उसको सेनेट का टिकट दिया, उसको सेनेट में लड़ाया जा रहा है। अगर उसके सामने एक पॉपुलर शख्स खड़ा है जिसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसका असेंबली में आने का रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसका अपने साथियों को तो छोड़ें लेकिन उस वक्त की ऑपोजिशन को भी इज्जत देने का रिकॉर्ड आपके सामने है, तो बेसिकली इनको यही तकलीफ है कि गिलानी साहब जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने हमने एक ऐसा शख्स खड़ा कर दिया है जिसको पाकिस्तान की आवाम की नफ्स का पता ही नहीं है, जिसको आवाम तो छोड़े लेकिन उनके अपने अराकीन ना जानते हैं, ना उनसे कोई वाकफियत है। और ये बात हमने पहले भी कही थी कि आप इस वक्त जो PTI के नुमाइंदे बनकर सेनेट के लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनसे ये तो पूछें कि आप नेशनल असेंबली में, क्योंकि आप तो अब यहाँ हैं ना एडवाइज़र की हैसियत में, आप ये बताएं 10 ऐसे PTI के अराकीन का नाम बता दें जिनके वोट की आपको तवक्का है। कोई 10 MNAs का नाम भी इनको याद नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कैंडिडेचर एक ऐसे कैंडिडेचर के सामने खड़ा करेंगे जो वैसे ही क्रेडिबिलिटी या अपने रेज़्यूमे या CV के हिसाब से कमज़ोर है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोग देखेंगे और पाकिस्तान की आवाम तो इनकी परफॉर्मेंस देख चुकी है पिछले 2.5 बरसों से। और जिस तरीके से अली हैदर ने कहा कि 2.5 बरसों के बाद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ये याद आया कि पार्लियामेंट भी कोई चीज़ है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में मौजूद अरकान भी होते हैं और पार्लियामेंट का एक ऑफिस है जहाँ बैठ कर मैं इनको झूठी इज्जत दे सकता हूँ। ये झूठी इज्जत भी है क्योंकि 2 रोज़ ही चलेगा, ये आज चला और कल चला या परसों चला होगा, 2 रोज़ का खेल है। 2 रोज़ के बाद उसी तनख्वाह पे ये लोग होंगे और वही इज्जत इनको मिल रही होगी जो पिछले 2.5 पौने 3 बरसों से मिल रही है। तो लिहाजा इसका लुबे लुबाब यही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला वाज़े था कि इलेक्शन आर्टिकल 226 के हिसाब से होने चाहिए, जो सीक्रेट तरीका है, और ये वोट इलेक्टोरल कॉलेज के हर वोटर का अपना वोट है, उसके ज़मीर का, उसके कॉन्शियंस का वोट है। सिंध के अंदर 3 PTI के अरकान जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं देना था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं देंगे, हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही है, सिंध को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, हमारे वोटर्स को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो 3 अरकान ने, जिसमें वो शर साहब हैं, अबड़ो साहब हैं और एक गबोल साहब हैं, उन्होंने ये ऐलान किया। और उससे कबल आपको पता है कि PTI के ही एक मेंबर ने कहा कि ये अगवा हो गए, तो उन्होंने वीडियोस जारी की कि जी हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहे हैं कि हम PTI के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। लियाकत जतोई का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ अरकान जो हैं सिंध के अंदर बिलखसूस ये बात कर रहे हैं। पंजाब की हालत ये है कि वहाँ के वज़ीर आला पर करप्शन के बड़े नुमाया जो चार्जेस हैं वो लग चुके हैं, उनसे मुंसलिक कई स्कैंडल सामने आ गए। लोग दिली तौर पर, चाहे अवाम तो आपके सामने है, लेकिन इनके अपने अरकान
जो और कुछ नहीं तो इज्जत के तलबगार है, और वो भी उनको पिछले 2.5-3 बरसों में नहीं मिली। ये वोट सीक्रेट है। अगर इस वोट में किसी किस्म की डिफेक्शन का आंसर होता तो आर्टिकल 63A में ये दर्ज होता, और अगर कोई अपने ज़मीर का वोट पीटीआई को नहीं देना चाहता तो ये उसका गुनाह नहीं हो सकता। और जैसे अली हैदर साहब ने अभी आपसे बात की कि ये तो आज वाज़ेह हो गया ना जी उस वीडियो से कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो पीटीआई के वोट देने के बजाय अपने वोट को ज़ाया करना मुनासिब समझ रहे हैं। यानी कि वो पीटीआई को वोट देने से किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं कि यार वोट ज़ाया कर दूंगा लेकिन पीटीआई को वोट नहीं देंगे। किसी जगह उस वीडियो में पैसे का जिक्र नहीं है। इनकी बौखलाहट ये है कि उस वीडियो को इन्होंने देखा भी नहीं, उसमें अदा किए जो जुमले थे वो सुने तक नहीं, और पैसे का ढंडोरा इन्होंने पीटा है क्योंकि इनके अपने अंदर पैसे की रेल पेल चल रही है। इन्होंने खुद टिकटें बेची हैं, एटीएम्स को बेची हैं, अमीर लोग पकड़े हैं, और अपने जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनको ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि उन एटीएम्स को, उन पैराशूटियों को वोट दें। तो ये मैं समझती हूँ कि मुझे तो तरस आता है पीटीआई के उन अरकान पर जो एक फ़लसफ़े से जुड़े हुए थे, अगर इनका कोई है फ़लसफ़ा, लेकिन अब तो कोई फ़लसफ़ा इनका है नहीं। देखिए, जहाँ पर एक डिसिप्लिन के तहत अरकान को वोट देना होता है, वहाँ किसी तरीक़ेकार के तहत जमातों को भी टिकट्स अवार्ड करने होते हैं। पैराशूटियों को और एटीएम्स को, और जिनका ताल्लुक जमात से नहीं हो, जमात के प्रोग्राम से नहीं हो, जमात के मंशूर से नहीं हो, अगर आप उसको टिकट देंगे तो फिर यही नतीजा आप भुगतेंगे कि आपका वोटर जो है वो पूछता फिरेगा लोगों से कि यार इनको वोट नहीं करना, मुझे तरीका बताओ ज़ाया कैसे करूं ये वोट। क्योंकि वो तो शायद पर्चा भी देखिए, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमें पर्चा पकड़ाया जाएगा तो वो एक्चुअली चीटिंग है कि आप एक वोटर को पर्चा कैसे दे सकते हैं कि आपको वो हम पर्चा दे रहे हैं, ये पर्चा डब्बे में डालें। तो यानी कि ये अंदिया उनको दिया गया है कि आपको पर्चा मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि पीटीआई के वोटर के ऊपर इस वक्त कितना प्रेशर है कि इमरान नियाजी के मनपसंद एटीएम्स को जिताने के लिए किसी भी तरीके से वोट हासिल किया जाए। खुसा साहब, आप इसमें ऐड करें जो भी लीगल पॉइंट्स हैं। देखें, ये जो हैदर गिलानी साहब ने और शाजिया बीबी ने कहा है कि ये आपको पर्ची मिलेगी, ये इन्होंने स्ट्रैटेजी ये बनाई है, और ये इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया, और उनको इसका तदारक करना चाहिए। और उनको ये बताया गया है कि आपको जो खाली एक कागज़ मिलेगा, आपने वो खाली कागज़ बीच में डाल देना है और अपना बैलेट पेपर बाहर ले आना है, और आपको वो दूसरा बैलेट पेपर जो दूसरे को मिलेगा वो वही जाकर देगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपना बैलेट पेपर बाहर नहीं लाता और खाली कागज़ उसमें बक्से में नहीं डालता, बल्कि वही बैलेट जो पेपर उसको मिलता है जिसे वो स्टैंप करता है, वही देखकर जो है वो उस डब्बे में डाला जाए, ताकि ये शायबा ना हो कि वो उस बैलेट पेपर को जो है वो तो अपने पास महफूज जेब में डाल के ले आए, और जो दूसरा उसे थमाया जाता है वो डाल दे। और ये स्ट्रैटेजी ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी ये कर चुके। मैं खुद सेनेटर रहा हूँ, और सेनेट में जब ये उन पर प्रेशर डालना हो तो ये तरकीब की जाती है। ये जो इन्होंने बताया इसका मतलब ये है कि इन्होंने यही एक स्ट्रैटेजी की है कि पहला जो जाएगा वो खाली डालेगा और अपना बैलेट जो पेपर होगा वो बाहर लेके आएगा, फिर ये अपनी मर्ज़ी से उसको जो है स्टैंप करेंगे या मार्क करेंगे, जो भी होगा, और फिर जो दूसरा जाएगा उससे वो पर्ची अपनी की बजाय वो पर्ची डालेगा जो उसे दी जाएगी। तो ये इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि वो जो बैलेट पेपर उसे दिया जाता है वो मार्क करता है, वही देखें कि वो डाल रहा है बक्से में, ना कि कोई खाली डाल रहा है पर्ची या वो किसी की एक्सचेंज शुदा पर्ची को डाल रहा है। इस तरह से इस चीज़ का तदारक हो जाएगा। और ये जिस तरह से उनको हिदायत की गई है कि आपको जो दिया जाएगा वो डालेंगे, तो मैं क्या करूं, फिर उस पर वो डबल स्टैंपिंग करके वो फिर भी उसको देना नहीं चाहते। तो ये मैं समझता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी
हम बाकी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट की ऑबिटर के तौर पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस हुकूमत की तरह नाअहली देखिएगा, इनकी लीगल टीम की जो है ये तसलसल के साथ ये जो इनकी जो नाअहलियाँ हैं, आप अंदाज़ा करें इससे। पहले इन्होंने 3 मरतबा जो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के जो है गलत ऑर्डिनेंसेस किए जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है और सदर पाकिस्तान काबीना पूरी भेजती है, वो तीनों फॉल्टी थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को कलअदम करार दिया। अब इन्होंने जो है रेफरेंस भेजी, एक जज साहब कहते हैं कि ये रेफरेंस बनती ही नहीं है आर्टिकल 186 में, ये क्या रेफरेंस है। हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए हम ये इलेक्शंस जो है सेनेट के ये आर्टिकल 226 में होंगे, ये सवाल है। ओ भाई, ये तुम्हारी कोई लीगल एडवाइज़र है सुप्रीम कोर्ट के, ये तुम रेफरेंस के लिए मांग रहे हो। बाहर कैफ चले इसको भी देख लें। फिर उस पर तुर्रा ये है कि ऑर्डिनेंस कर दिया, फिर ये है कि बिल एक तरमीमी भेज दिया आर्टिकल 226 का, और उसमें फ्रॉड क्या किया कौम के साथ और मुल्क के साथ और हम सारी ऑपोजिशन के साथ, कि उसमें न सिर्फ ये किया कि आर्टिकल 226 में तरमीम करके उसको जो है सीक्रेट बैलेट की बजाय कहा ओपन बैलेट हो, बल्कि साथ ही साथ डाल दिया आर्टिकल 63D में कि जी ये दोहरी शहरियत वाला जो है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, और इलेक्शन तो लड़ सकता है लेकिन उस वक्त दोहरी शहरियत छोड़ेगा जब वो इलेक्ट होकर हल्फ लेगा। इसका मतलब ये है कि उसको ये भी अपने ATMs को या अपने जो एडवाइजर्स हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है PTI के साथ, उनको एलिजिबल बनाना मकसूद था ताकि उनको भी बैकडोर से लाया जाए। तो ये फ्रॉड तसलसल से किए गए, ऑर्डिनेंस कलअदम हो चुका और उसका भी देखें कोई जवाबदेही नहीं है। कम अज़ कम महज़ब माशरों और मुल्कों में अगर इस तरह की नाकामी हो हुकूमत को, तो हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाती है। इसका तो कोई जवाब दे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को भेजी, एक आर्टिकल 186 का, और उसका जवाब उनको साफ मिल गया कि ये 226 के तहत होगा, और दूसरा उन्होंने एक जो है ऑर्डिनेंस दायर किया जो ऑर्डिनेंस कलअदम हो गया। सुप्रीम कोर्ट का इतना वक्त का ज़िया किया, पब्लिक का ज़िया किया, एक पूरी हैजानी कैफियत तारी की, सारा मीडिया आपको इन्वॉल्व किया, और देखें किस लिए। तो इस नाकामियों का भी कम अज़ कम हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा इसका। और मोहतरम इमरान खान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये ज़रा इस पर गौर करें, क्या उन्हें इस चीज़ पर जो है कुछ थोड़ी सी नदामत हुई है कि जो हजीमत उन्हें उठानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से इन फैसलों से, क्या उस पर हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने फिर यही कहा कि जी ठीक है, जो बाकी आपने बातें की हैं वो हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अगले इलेक्शंस पर देखेंगे, क्योंकि शफाफ इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेवारी है। इस पर किसी की उन्हें जो है कोई एडवाइस की या कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वो इंश्योर करेंगे, और आज के तवस्सुत से भी हम ये तकाजा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना ये फ़र्ज़ निभाए, कमा हक़्क़हू निभाए, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ पर जो है लोग वो सारे यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना चाहते हैं। उनका मरना जीना यही है। यहाँ तो ये बस्ता उठाकर इलेक्शन के बाद या हुकूमत जब जाएगी तो चले जाएंगे। तो जाहिर है ये जो हमारा MNAs है या पार्लियामेंटेरियन है, वो अपने एक सियासी समाजी रिश्तों की कदरें करता है, और शेख हफीज़ के साथ ना समाजी ना सियासी कोई रिश्ते किसी भी को तवक्को है MNA को, वो क्यों कर उसे वोट दे। यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए या हमारा PDM के जितने हैं, 3 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक ने जो है उनको प्रपोज किया है, दूसरे ने उन्हें सेकंड किया है, और मुख्तलिफ जो है पार्टियों से जो हैं। सो इसलिए उनके साथ तो उनके वाबस्तगी, उनकी ज़ाहिर ताल्लुकात, उनका मिलना जुलना, उनका उठना बैठना सब कुछ रहेगा, आज भी है कल भी रहेगा, और इसलिए वो ला महाला यूसुफ रज़ा गिलानी को देंगे, और इंशाल्लाह कल जिस तरह कहा गया। ये बताइएगा कि आपने जिस वीडियो का जिक्र किया, आपने कहा वो मेरे दोस्त हैं, अगर दोस्त हैं तो आपकी वीडियो किससे बनाई, एक, और दूसरा आपने उनको एक और तरकीब की कि अगर आपको लगा हुआ निशान मिले तो उसको एक और निशान लगा के वोट ज़ाया कर दें। क्या कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे ये जायज़ अमल है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, जब मैंने ये कहा कि मेरे वो मैं उनसे जब मैंने कहा कि मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैंने उनका आपको नाम भी नहीं बताया और ना ही मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। एक से ज़्यादा थे,
उनमें से मुझे नहीं पता कि वीडियो कौन बना रहा था, लेकिन मुझे आज भी तवक्को है और पूरी उम्मीद है कि वो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही देंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि दूसरे निशान का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पहला ही निशान जब उनको मिला वो ही गलत है, गलत काम है। जब वो वोट है उनके ज़मीर का, अब अगर मैं एक कैंडिडेट को वोट देने जा रहा हूं तो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी मर्जी का निशान लगाऊं। अगर मुझे कोई निशान लगा हुआ बैलेट दे तो उसके साथ अगर मैं उसको अपना वोट में एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता अपनी पावर को, तो फिर मैं उससे बेहतर है कि अपना वोट ज़ाया कर दूं। तो मैं वो मेरे से ज़ाया करने का तरीका पूछा था कि मैं ज़ाया हो सकता है वोट, मैंने कहा हाँ वोट ज़ाया भी हो सकता है। इसका यही जवाब है। सियासी जमातें वोट के तकद्दुस के लिए हमेशा स्ट्रगल करती है, और आम इलेक्शन भी हो तो जहां मारधाड़ हो या पोलिंग ना चलने दी जाए या वोटर को वोट कास्ट करने से रोका जाए या टेम्परिंग की जाए, तो उसमें सियासी पार्टियां हौसला अफजाई करती है। और इलेक्शन कमीशन का जो काम है, आप ये समझते हैं कि आपने वोटर को टेम्पर्ड करने के लिए या ज़ाय करने के लिए उनको तजवीज़ दे के अच्छा किया है? नहीं, मैं आपका सवाल इनके सवाल से मिलता जुलता है। मैंने वही बात की कि अगर एक वोटर को उसका वोट एक्सरसाइज करने की ताकत उससे छीन ली जा रही है, उसे छीनी जा रही है, तो वो क्या करेगा उसके बाद? उसके बाद अपना भी तो कोई तरीका है। अगर वो हफीज शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते, जो कि अक्सरियत पीटीआई की अक्सरियत जो मेंबरान हैं वो हफीज शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते, अगर उनको वो बैलेट पेपर हफीज शेख के साथ मोहर वाला देंगे तो वो अगर नहीं देना चाहते तो उसके बाद वो क्या करें? मैं तो उनको सिर्फ यही समझा रहा था। अच्छा सर, दो बातें हैं। एक ये कि गिलानी साहब कहते थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस दफा न्यूट्रल है। आपकी वीडियो लीक होने के बाद ट्विटर पे एक बैच शीट गई है कि एस्टैब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि जब वजीर आजम साहब ने 50 करोड़ रुपए अपने मेंबरान को दिए तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो थी इतनी कमजोर नजर क्यों आई और उन्होंने इस एजेंडे को क्यों नहीं उठाया मीडिया पे, और इलेक्शन कमीशन में ये एजेंडा क्यों नहीं उठाया कि वजीर आजम ने अपने मेंबरान को खरीदा है? देखिए जी, हमने ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उठाने का इरादा किया है। मैं तो रेजोल्यूशन भी पेश करूंगा पंजाब असेंबली में, और हम फ्लोर पे भी और फ्लोर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और हर जगह ये बात कर रहे हैं, हर फोरम पे ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये एक ब्लेटेंट करप्शन है, ये एक ब्लेटेंट रिश्वत है जो कि इमरान खान साहब एज वजीर आज़म वो अपना जो कौम का पैसा है वो एक सीट के ऊपर खरीदो फरोख्त के लिए 50-50 करोड़ के फंड्स दे के वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये इसका इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी लेना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन में इंशाल्लाह ताला अपनी जो लीगल टीम है उससे डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन में इसके खिलाफ अपील भी करेंगे और पिटीशन भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को, जो काजी फाइज ईसा और मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने इसका नोटिस लेकर फुल बेंच बनवाया 5 जजेस का। 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने सभी से चीफ सेक्रेटरीज के उनसे रिपोर्ट्स मांगी हैं, उनसे कमिटमेंट ली है कि कोई फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। वो आपके सामने है, इसलिए वो इशू जो है सुप्रीम कोर्ट और इसे करप्ट प्रैक्टिस भी करार दी है। अच्छा, ये बताएं कि अभी शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट में कहा गया है कि वो एक तो आपके खिलाफ एफआईआर करवाएं और दूसरा गिलानी साहब को नायल करें। आप जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इकबाली जो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं और वो तमाम नाराज अरकान को भी बुला रहे हैं। इस पे जो है पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है, ये भी जोर से बता दें। पीपल्स पार्टी खामोश नहीं है मेरे भाई। पीपल्स पार्टी हर जगह ये बात कर रही है कि नहीं, एक तो पहली बात ये है कि वजीर आजम का तो ये हक बनता है कि वो पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट में अपने मेंबरान को इज्जत दे, अपने मेंबरान को मिले जिनका वो नाम भी नहीं जानता। तो हमें तो खुशी हुई है और हम ये इनकरेज करेंगे इमरान खान को कि वो अपने फर्ज को पूरा करे और वो पार्लियामेंट में जाके बैठे, अपने मेंबरान को इज्जत दे, अपने मेंबरान के काम करे, ताकि इस मुल्क के जो अवाम है उनके मसाइल हल हों। जहाँ तक ताल्लुक है मेरे ऊपर एफआईआर करने का, तो मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज करने का इसको शौक है। अगर ये शौक मेरे ऊपर पूरा करना चाहते हैं तो मैं हाजिर बैठा हूँ, मेरे ऊपर ये शौक पूरा कर लें। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे से जिस शख्स ने आपने वीडियो में देखा होगा वो मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर हमें बैलेट के ऊपर मोहर लगी हुई मिले हम क्या करेंगे। यानी कि ये होने जा रहा है, यानी कि ये करने जा रहे हैं। वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते अपने मेंबरान के ऊपर और वो उनको निशान ज़दा बैलेट देंगे तो हम क्या करें। मैंने उनको बताया कि अगर ये आपका हक आपसे छीना जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। आपका भी गालिबन यही सवाल था, उसका यही जवाब है कि अगर मेरे से कोई मेरा हक छीने
तो मैं उसका अपना हक बचाने के लिए कुछ अपना जो मेरे हाथ में चीज़ होगी वो मैं नहीं कर सकता। मैं अगर मेरे से कोई कहे, अगर मैं पीटीआई का मेंबर हूं और मुझे मेरी ज़मीर का वोट देने से कोई रोके और मुझे कहे कि तुमने हर हालत में हफीज शेख को वोट देना है और ये रही चाहूंगा, अल्लाह और मेरे दरमियान में कोई बंदा नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो मुझे प्रेशराइज कर सकेगा और मैं अपने ज़मीर का वोट दूंगा और मैं बेशक ज़ाया करना पड़े मैं ज़ाया करूंगा और मैं बैलेट के अंदर वो ज़ाया शुदा वोट डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ज़मीर ये कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे को वोट नहीं दूंगा जो एक इकोनॉमिक हिटमैन है, जो एक पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है, जो कि IMF का एक एजेंट है, वो इकोनॉमिक हिटमैन है और वो यहाँ पर हमारे जो अवाम है उसकी जो हमारी माशी तबाही है उसका सेहरा हफीज शेख के सर है और वो उसको वोट किस लिए दिया जाए। मैं तो उसको, अगर मैं MNA हूँ मैं कभी वोट नहीं दूंगा। ये आखिरी सवाल है, एक आपसे ये खातून का आखिरी सवाल है। सामने आने से पहले आपने नाम लिए बगैर ये मंजर आम पे चीज लेके आए कि ये प्रैक्टिस होने जा रही है हुकूमत की जानिब से या ये उन्हें फीड किया जा रहा है। जी यही हमें ये से सामने आ गया ना, ये तो हमें हुकूमती अराकीन ने बताया कि अगर हमारे से वो वोट हाथ में ले तो हम क्या करें, तो उसके लिए मैं जवाब दिया मैंने। आपने उनको इख्तियार का दर्ज क्यों नहीं दिया कि अगर वो इतना उनको तकलीफ है अपनी पार्टी से, किसी भी पार्टी से, तो वो वहां से रिजाइन करें पर आपकी पार्टी से इलेक्शन मैंने उनको, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये मैं सवाल लूंगा ये वाला। मैंने उनको यही कहा, उन्होंने कई अराकीन ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम ये जमात छोड़ना चाहते हैं, आप हमें मैंने उनको इखलाकियात का